नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लंच ब्रेक। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे जो कि बिहार के पूर्णिया से आ रही है, जहां से सांसद पप्पू यादव ने अपनी जान को खतरा बताते हुए सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। दरअसल पप्पू यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री को चिट्ठी लिखकर यह कहा है कि मुझे लॉरेंस गैंग से धमकियां मिल रही हैं और मेरी हत्या की जा सकती है, और अगर ऐसा होता है तो इसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी। पप्पू यादव ने अपनी वाई श्रेणी की सुरक्षा को बढ़ाकर जेड कैटेगरी करने की मांग की है। पप्पू यादव ने हर जिले में अपने लिए पुलिस एस्कॉर्ट और कार्यक्रम स्थल पर सख्त सुरक्षा की मांग की है। शशि भूषण मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। शशि भूषण, चिट्ठी में क्या कुछ लिखा है पप्पू यादव ने सुरक्षा बढ़ाने की मांग से लेकर, और क्या मांग की गई? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण मांग एक ही है नेहा कि पप्पू यादव चाहते हैं कि उनकी सुरक्षा का दायरा घेरा जो है वो बढ़ाया जाए, और इसलिए उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। और ये पूरा मामला जो है वो जो बिश्नोई गैंग से जुड़ा हुआ है, जिसको लेकर के उन्होंने बयान भी दिए थे। पहले सोशल मीडिया पर उन्होंने पोस्ट किया था कि वो लॉरेंस बिश्नोई जैसे और उसके गैंग को ये खात्मा कर देंगे चंद घंटों में, अगर उनको मौका मिलेगा तो। लेकिन बाद में वो अपने बयान से मुकर भी गए थे। पिछले दिनों पप्पू यादव मुंबई भी पहुंचे थे। वहां उन्होंने सलमान खान से फोन पर बात की थी, जैसा उन्होंने दावा किया था। मुलाकात उनकी सलमान खान से नहीं हो पाई थी। लेकिन जब से ये पूरा प्रकरण सामने आया है पप्पू यादव और लॉरेंस बिश्नोई का, और अब एक नया उसमें नई कड़ी ये जुड़ी है कि एक उनको कॉल भी आया जिसमें दावा किया जा रहा है पप्पू यादव की तरफ से कि उनको धमकी मिली है लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से। और इसके बाद उन्होंने सुरक्षा दायरा बढ़ाने की मांग जो है वो की है, और केंद्रीय गृह मंत्री को पत्र लिखा है कि उनकी सुरक्षा को बढ़ाया जाए। जी नेहा, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। 3 तस्वीरें आपके सामने है। उन्हें धमकी दी गई है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से जेड कैटेगरी सुरक्षा की मांग की गई है। वाई कैटेगरी अभी उनके पास है, इसे बढ़ाकर जेड कैटेगरी करने की ये मांग है। और अब बात महाराष्ट्र की करेंगे, जहां पर थोड़ी देर बाद महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ठाणे के कोपरी पाचपाखाड़ी सीट से नामांकन भरेंगे, और इससे पहले एकनाथ शिंदे रोड शो कर रहे हैं। रथ पर सवार शिंदे के साथ महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं एकनाथ शिंदे के समर्थकों का वहां पर जोश और हुजूम मौजूद है। रोड शो में शिंदे समर्थक खासी तादाद में शामिल हो रहे हैं। पुणे से मेरे सहयोगी सौरभ वक्तानिया इस वक्त जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। एकनाथ शिंदे के रोड शो में वो मौजूद हैं, तस्वीरें दिखाइए वहां की। जी देखिए, इस वक्त हम वागले स्टेट में मौजूद हैं और जबरदस्त उत्साह, जल्लोष और लोगों की भारी भीड़ मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं। ऐसे बड़े बड़े जेसीबी बीच में लगाए गए हैं और इस जेसी में भरे पूरी तरीके से फूल भरे हुए थे, और जगह जगह जहां जहां से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की ये पूरी रैली जा रही थी, वहीं से लोग उनका स्वागत कर रहे थे। हजारों की तादाद में लोग मौजूद है। एक हिंदुत्व टच देने का भी यहाँ पर जो मौका है वो देखने को मिला है, क्योंकि 800 से ज्यादा साधु संत अलग अलग जगहों से महाराष्ट्र के यहाँ पर आए हुए हैं। लाड़की बहन मुख्यमंत्री योजना, जो कि बहुत ही एक गेम चेंजर योजना लेकर आए हैं, और उसका भी सहारा यहाँ पर लिया जा रहा है, क्योंकि लाड़की बहन योजना की जो तमाम महिलाएं हैं वो भी यहाँ पर हमको देखने को मिली। सबसे इंटरेस्टिंग बात बोलूं, जब मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अपने घर से निकले तो सबसे पहले वो आनंद आश्रम गए। आनंद आश्रम, क्योंकि जो आनंद दीघे है वो उनके गुरु है, और इंटरेस्टिंग मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आनंद दीघे के ही एक रिश्तेदार केदार दीघे उनके सामने यूबीटी सेना से खड़े हैं। केदार दीघे पहली बार आपको बता दूं कि मैदान में उतरे हैं, पहला इलेक्शन है उनका। यहाँ पर एक बार फिर से तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा कि अलग अलग जो ट्राइबल समाज के जो डांस है वो परफॉर्मेंस यहाँ पर किए जा रहे हैं। अलग अलग बैंड्स यहाँ पर मौजूद है, और छोटी छोटी गलियों से एकनाथ शिंदे का ये पूरा काफिला आगे बढ़ता जा रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इन्होंने अपनी जो करियर की शुरुआत है वो यहीं से की थी। पहले वो ठाणे के शाखा प्रमुख थे, 2 बार कॉर्पोरेटर रहे, 3 बार वो यहाँ से एमएलए रह चुके हैं। और इस बार की लड़ाई बहुत ही इंटरेस्टिंग एक बार फिर से इसलिए क्योंकि नाम देखे कितना इंपॉर्टेंट है। केदार दीघे के सामने उनकी टक्कर है, और इनके जब नेताओं से मैं लगातार जब बात करा, उनका ये कहना है कि कोई टक्कर नहीं है। उनका ऐसा कहना है एकनाथ शिंदे ऑलरेडी जीत चुके हैं। एक बार फिर से यहाँ की आप तस्वीरें देखिए,
कि पूरा का पूरा जो वागले स्टेट है। आपको एक और इंटरेस्टिंग बात यहां पर बताऊं कि जब एकनाथ शिंदे पॉलिटिकल करियर में नहीं थे तो वो रिक्शा चलाते थे, तो यहाँ पे 100 से 150 ऐसी एक रिक्शा का भी पूरा कॉन्वॉय है, एक रिप्रेजेंटेशन देने के लिए कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पहले रिक्शा चलाते थे, रिक्शा चलाने के बाद वो शाखा प्रमुख बने और फिर उनका पॉलिटिकल करियर यहाँ पे बना है। तो जबरदस्त। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका, क्योंकि आज हाई प्रोफाइल नामांकन का दिन है और थोड़ी देर पहले बारामती से डिप्टी सीएम अजीत पवार और उनके भतीजे युगेंद्र पवार ने नामांकन दाखिल किया है। तो आज हाई प्रोफाइल नामांकन का दिन है। थोड़ी देर पहले बारामती से डिप्टी सीएम अजीत पवार उनके भतीजे युगेंद्र पवार ने नामांकन दाखिल किया। दो तस्वीरें आप देखिए, बारामती में इस बार चुनावी जंग बेहद दिलचस्प है। चाचा भतीजा आमने सामने है। उधर माहिम से राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे एमएनएस से पर्चा भर चुके हैं। थोड़ी देर में नवाब मलिक की बेटी सना मलिक और राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे नामांकन दाखिल करेंगे। सीधे आपको ले चलेंगे वायनाड, जहां पर प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज से वायनाड में तूफानी प्रचार अभियान शुरू कर दिया है। राहुल गांधी के इस्तीफे की वजह से ये सीट खाली हुई थी। लोकसभा उपचुनाव में प्रियंका गांधी वायनाड से चुनावी पारी का आगाज कर रही हैं। वायनाड में प्रियंका के खिलाफ बीजेपी से नव्या हरिदास मैदान में है। अब इस वक्त ये भीड़-भाड़ की तस्वीरें वहां से आ रही हैं। प्रियंका गांधी का चुनाव प्रचार शुरू हो चुका है। ये सीधे आपको ले चलेंगे, मौसमी सिंह मेरी सहयोगी जुड़ गई हैं तमाम जानकारी के साथ। मौसमी, देखिए एक बड़ा चुनावी डेब्यू और जाहिर तौर पर इसके लिए तैयारियां भी खास की गई होंगी। बिल्कुल, देखिए प्रियंका गांधी चुनावी समर में पहली बार उतर रही हैं। लगभग 20-25 साल उन्होंने तमाम बार कैंपेन किया है, चाहे अपने माँ के लिए या अपने भाई के लिए या पार्टी के लिए, और स्टार प्रचारक के रूप से पार्टी के लिए उभरी थी। लेकिन इस बार जब उनका इलेक्टोरल डेब्यू हो रहा है तो कांग्रेस बिल्कुल एक रणनीति के तौर पे वायनाड में जीत दर्ज करना, न सिर्फ जीत दर्ज करना बल्कि विक्ट्री मार्जिन को भी बढ़ाने की कोशिश में यहाँ पे नजर आ रही है। 2 दिन का प्रियंका गांधी का ये दौरा है जहाँ पे वो जगह जगह जाएंगी। जो रायबरेली का उनका अंदाज या मेठी का अंदाज था नुक्कड़ सभाएं करने का, उसी तरह की स्ट्रैटेजी यहाँ पे भी अडॉप्ट की गई है। जहाँ गांव-गांव वो जाएंगी, लोगों से मिलेंगी, नुक्कड़ सभाएं करेंगी। और जिस तरह से कांग्रेस को लगता है कि एक इंदिरा गांधी का अक्स दक्षिण, खासतौर से दक्षिण भारत में प्रियंका गांधी में लोग तलाशते हैं और देखते हैं, तो एक जनता का जुड़ाव भी होगा प्रियंका गांधी से। अगर आप देखें कि नामांकन दाखिल करने के बाद प्रियंका वापस चली आई थी दिल्ली, और उसके बाद आज ये पहला दिन है जब उनका औपचारिक रूप से चुनावी कैंपेन शुरू हो रहा है, जहाँ पे प्रियंका गांधी आप देखिए कि तमाम जो स्थानीय लोग हैं उनसे भी मिल रही हैं, और जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है, वर्कर्स है, एक पार्टी ऑफिस का उद्घाटन हुआ है वायनाड में, उनसे भी मुलाकात करके आगे की रणनीति तय करेंगे। ये आज भर का कार्यक्रम है या आगे भी जारी रहने वाला है? मौसमी, कितने दिन का कार्यक्रम है ये? देखिए नेहा, काफी लंबा सफर रहता है दिल्ली से वायनाड तक का। मतलब पहुंचने में आपको बाय एयर भी जाना पड़ता है, बाय रोड भी जाना पड़ता है, तो जाहिर तौर पे 2 दिन का कार्यक्रम कांग्रेस ने रखा है। मान के कि दिवाली की फिर का जो ब्रेक होगा उसके बाद वापस वो लौटेंगे चुनावी प्रचार में। हालांकि कांग्रेस को इस बात का भी एहसास है कि झारखंड और महाराष्ट्र के भी चुनाव है, जहाँ पे प्रियंका गांधी की जबरदस्त मांग उठ रही है कि वो आके यहाँ प्रचार करे। लेकिन फोकस 13 नवंबर को जो पोलिंग है वायनाड की, उसमें प्रियंका गांधी खासतौर से रखेंगे। और मुझे लगता है कि वायनाड के पोलिंग के बाद जो है वो वहाँ महाराष्ट्र और झारखंड। ठीक है, मौसमी नजर बनाए रखिए। इस बीच अब आपको दिखाया था किस तरीके से लॉरेंस गैंग की तरफ से मिल रही है पप्पू यादव को धमकी। भाई ने जैमर बंद करवा के जेल का कॉन्फ्रेंस तुझे कॉल करवाई थी कॉन्फ्रेंस पे। सबको सवाल नहीं होगा। तो
लॉरेंस गैंग की तरफ से पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव को जान से मारने की धमकी दी गई है। कॉल करने वाले का दावा यह है कि लगातार पप्पू यादव के कई ठिकानों की रेकी की जा रही है और उसे जान से मार दिया जाएगा। पप्पू यादव को सलमान खान के मुद्दे से अलग रहने की हिदायत भी दी गई है। पप्पू यादव ने मामले की जानकारी बिहार डीजीपी को दी है ताकि इस पर कार्रवाई हो सके। पप्पू यादव को फोन पर धमकी देने वाले का दावा है कि लॉरेंस बिश्नोई जेल में जैमर प्रति घंटा 1 लाख देकर बंद करवा देता है और पप्पू यादव से बात करने की कोशिश वो कर रहा है, मगर पप्पू यादव फोन पर नहीं आ रहे। और सुन बात ध्यान से, भाई ने जैमर बंद करवा के जेल का कॉन्फ्रेंस तुझे कॉल करवाई थी कॉन्फ्रेंस पे और तूने फोन ना उठाया। ठीक, ये था। एक तो तेरा हो गया निवास, और अब गिनती चालू कर दे। एक हाउस पार्क दऊपल्ली, ठीक। दूसरा हाउसिंग सोसाइटी अनंतपुर। तीसरा अपार्टमेंट बिल्डिंग गुरदास मुथैया। चौथा पटना जिस घर में नजरबंद था तुम, वो भी। और छठा जन अधिकार लोक सेवा पार्टी ऑफिस। और तुझे हम नेताओं जैसे नहीं, जिसे तेरी बेबाकी पसंद थी। एक बार कि तेरी वीडियो देखी थी मेरे बड़े भाई, जब तुमने कहा था कि जितनी तुम्हारी उम्र होगी उससे ज्यादा बार मैं यहाँ का सदस्य चुन के आ चुका हूँ, मुझे मत समझाइए। वो तेरे लाइन पसंद आ गई थी इसलिए बड़ा भाई बना लिया। और क्या करा तूने? हैं? इज्जत ही ना रखी हमारी। हैं? बिश्नोई भाई ने फोन करवाया, जैमर बंद करवा के करवाया। जेल का जैमर बंद कराना बच्चों का खेल समझ रहे हैं? 10 मिनट के लिए जेल का जैमर बंद करवा दिए। अब खाली हो के अकेले में फोन पे बात कर। सर, पप्पू यादव को धमकी मिली है, उसके लिए कुछ आवेदन दिए हैं क्या? अभी मुझे मीडिया के थ्रू जानकारी मिली है कि इस तरह की बात है। इस पर हम लोग जांच करवा रहे हैं और वैसे उनको जो संकल्प के हिसाब से सुरक्षा मुहैया कराई गई है और वो Y+ सिक्योरिटी में ऑलरेडी हैं, उसमें उनको जो रिक्वायर्ड सुरक्षा है वो दिलाई जा रही है। साथ ही में जो आसपास के क्षेत्रों में सूचना संकलन भी की जा रही है कि इस तरह कोई मामला हो तो हम लोग दृढ़तापूर्वक इस पर कार्रवाई कर सके। बाकी इस पर जाँच चल रहा है। ठीक है। अरविंद ओझा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रोहित सिंह भी जुड़ गए हैं। सबसे पहले अरविंद, आपका रुख करते हुए, अब ये जो बातचीत की डिटेल्स सामने आ रही हैं जिसमें शख्स धमकी दे रहा है, उससे तो ऐसा मालूम होता है कि पप्पू यादव का एक कोई करीबी है, उसको अपनी कोई परेशानी है, उनसे खुन्नस है और लॉरेंस बिश्नोई के नाम का इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए, बिल्कुल ये बिहार पुलिस पूरे मामले की जांच करेगी नेहा, लेकिन जो आपने बातें कही, कम से कम ये जो ऑडियो है ये इसको सुनने के बाद काफी चीजें डाइसी लग रही हैं, शक पैदा कर रही हैं। क्योंकि एक तरफ वो बहुत सम्मान के साथ बातचीत कर रहा है, उसके बाद पूरा जो तमाम एड्रेस है पप्पू यादव के वो दे रहा है, उसके बाद पप्पू यादव क्या क्या सोशल वर्क का काम कर चुके हैं वो भी जानकारी दे रहा है। लेकिन दूसरी तरफ वो ये डिटेल्स भी दे रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई 1 लाख रुपया देकर 10 मिनट के लिए, 1 घंटे के लिए जैमर बंद करा देता। बस यही बात है जो और भी एजेंसीज है जिन्होंने ऑडियो सुना, वो इसको एक शक के दायरे पे देख रही है, एक दूसरे नजरिए से देख रही हैं। लेकिन अब चूंकि गंभीर मसला इसलिए है क्योंकि पप्पू यादव, खासतौर से जब बाबा सिद्दीकी का मर्डर हुआ उसके बाद से वो खुद सामने आए और सामने आकर लॉरेंस बिश्नोई को 2 टके का गैंगस्टर कहा और ये भी कहा कि अगर उनको मौका मिले तो वो खत्म कर देंगे पूरे लॉरेंस बिश्नोई गैंग को। उसके बाद इस तरह का अगर वो दावा कर रहे हैं पप्पू यादव तो उसको बेहद गंभीरता से लेना चाहिए और बिहार पुलिस उस पूरे मामले की जांच भी कर रही है। ठीक है, मैं रोहित सिंह का भी रुख करूंगी, लेकिन इस बीच आपको ये बता दें कि पप्पू यादव ने लॉरेंस को 2 टके का अपराधी बताया था, लेकिन बाद में वो चुप हो गए थे। हम आपको उनका ट्वीट दिखाते हैं और उसके बाद वो बयान भी दिखाएंगे जिसमें वो लॉरेंस के बारे में पूछने पर उखड़ गए थे। ये ट्वीट है पप्पू यादव का जिसमें वो 2 टके का अपराधी लॉरेंस बिश्नोई को बता रहे हैं, पूरा नेटवर्क 24 घंटे में खत्म करने की चुनौती भी दे रहे हैं। हमने पप्पू यादव जी, आपने लॉरेंस बिश्नोई को नहीं, ये सब बात मैंने पहले मना कर दिया था, बात नहीं पूछेंगे। आप ज्यादा तेज मत बनिए।
मैंने आपको पहले आते हुए कह दिया था इस सब सवाल नहीं होगा। मतलब गिरिराज सिंह कोशिश मैंने सीधा कह दिया था, आप तेज मत बनिए। रोहित सिंह मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। रोहित, पहले पप्पू यादव खुद ही ट्वीट करके चैलेंज करते हैं लॉरेंस बिश्नोई उनके गैंग को, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब सवाल पूछा जाता है तो उखड़ जाते हैं। तो क्या इस बीच उन्हें ये धमकी भरे कॉल आ चुके थे जिसके बाद वो संभल गए? है कि जिस तरीके से सोशल मीडिया पर धमकी दी थी पप्पू यादव ने, उसके बाद 24 घंटे के अंदर ही उनको इस बात का एहसास हो गया था कि उन्होंने शायद कुछ ज्यादा ही लिख दिया है या ज्यादा ही कुछ जो है वो बोल दिया है लॉरेंस बिश्नोई और उसके गैंग को लेकर। और इसीलिए अगले दिन ही जिस तरीके से उनसे सवाल पूछा गया लॉरेंस बिश्नोई को लेकर, उनकी एक तरीके से कहें तो घिघी बन गई थी और वो लगातार बचते नजर आ रहे थे। यानी कि पप्पू यादव को एहसास हो गया था कि जो उन्होंने धमकी दी थी 2 टके का अपराधी बताते हुए कि लॉरेंस बिश्नोई के गैंग को 24 घंटे में समाप्त कर देंगे, तो वो कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत ज्यादा बोल दिया था और इसीलिए वो बैकफुट पर नजर आ रहे थे। अब जो उन्होंने ऑडियो क्लिप्स जो कुछ सामने रखे हैं और कुछ सोशल मीडिया पोस्ट रखा है जहां उनको धमकी दी जा रही है, रेस्ट इन पीस कर दिए जाने की बात की जा रही है, तो इसको देखिए 2 नजरिया है। जैसा कि अरविंद जी बता रहे थे कि क्या ये वाकई में कोई धमकी मिली है पप्पू यादव को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से, या ये केवल एक सुरक्षा बढ़ाने को लेकर भी जो है एक कवायद हो सकती है पप्पू यादव की। क्योंकि देखिए जो जानकारी हमें मिली है कि इस पूरे घटना के बाद, धमकी आने के बाद, अब पप्पू यादव ने बिहार सरकार को पत्र भी लिखा है और अपनी सुरक्षा को बढ़ाने की मांग भी की है। यानी कि दोनों पहलू जो है इस पूरे घटनाक्रम के जो अब सामने आ चुका है और पुलिस हालांकि इस पूरे मामले की जांच भी कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ अब पप्पू यादव जो है सुरक्षा की जो है गुहार भी लगा रहे हैं नीतीश कुमार सरकार से कि उनकी सुरक्षा बढ़ाई जाए, उनकी जान को खतरा है और इसको लेकर भी राजनीति तेज हो गई है। ठीक है रोहित, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और अब बात दिल्ली की करेंगे जहां पर पटाखे बैन हैं, लेकिन हाल ये है कि दिल्ली के हर बाजार में भरपूर तरीके से पटाखे मिल रहे हैं, वो भी खतरनाक पटाखे और धुआं फैलाने वाले। हमारे संवाददाता आशुतोष ने सदर बाजार का जायजा लिया, देखिए। तो मैं इस समय सदर बाजार चौराहे पर हूँ। इस तरफ से थोड़ी बहुत आवाजें आ रही हैं, लेकिन वो बंदूक आती है, चिटपिटी वाली पटाखे होते हैं उन्हीं की। अभी तक जितनी जगहों पर देखे हमें पटाखे इस बार नहीं बिक रहे हैं, यानी पटाखों पर जो लगा बैन है, कम से कम खुले बाजार में तो उसका असर दिखाई दे रहा है। कौन कौन सा पटाखा? अच्छा, ज्यादातर पटाखे के नाम पे आपको यही वाला मिलेगा, ये जो धुआं कम है वैसे तो, और बच्चों के लिए जो मिल रहे हैं पटाखे। कहाँ मिल रहे हैं? पटाखे नहीं मिल रहे। असर का दिखाई कम से कम दिखाई दे रहा है बैन का है। पटाखे में बैन बिक कैसे रहा? इतना पटाखा रखे हो, क्या क्या है ये दिखाओ जरा। पटाखे पे तो बैन है, बेच कैसे रहे हो? ये वो वाला पटाखा नहीं है जैसे ये लड़का। इस पर बैन नहीं है? नहीं है, इस पे नहीं, चुटपुटिया वाला है। आ गया। इस पर बैन नहीं है। आइए यहाँ देखते हैं क्या क्या है। क्या क्या रखे हो? ये क्या है? अनार है, जरा दिखाना कौन सा मिनी बम। ये भाई साहब ने खरीदा, जरा दिखाइए मिनी बम क्या है। अच्छा ठीक है, तो मिनी बम के नाम पे यही सब मिल रहा है। कैसे जलाते हो इसको? ये खुर्च के जलाते हैं। अच्छा, माचिस से। अच्छा, पटाखे में कुछ नहीं है। पटाखा ये क्या है, दिखाना जरा। बच्चों का पटाखा बैंड है। अच्छा, ये पटाखा नहीं है, इसको नहीं कहते पटाखा। ये पटाखा है ही नहीं, ये है ही नहीं। बच्चों का पेपर शॉट है, देखो क्या लिखा है, पेपर शॉट। पेपर, अच्छा, इसमें आवाज नहीं आती है? आवाज नहीं, धुआं भी नहीं होता? नहीं, धुआं, पॉल्यूशन फ्री है, पटाखा नहीं है। अच्छा, क्या होता है इसका, क्या करते हैं? ये बच्चों का पॉप है, पेपर शॉट लिखा। अच्छा, नहीं करते क्या है? ये देखो क्या लिखा है, मैजिक पेपर शॉट। इसको करते क्या है? क्या बच्चे, पेपर वाला होता है, बच्चे कागज का फेंकना पड़ता है। फेंकने के बाद क्या होता है? बस आवाज आती है। आवाज आती है? नहीं कह रहे आवाज नहीं आती। आती है। चक्कर में मत करो, झूठ बोल रही है। तो आवाज आती है बच्चों, मेरे को पता है। ये तो कह रही आवाज आती है, तुम कह रहे हो नहीं आवाज नहीं आती है। अच्छा, थोड़ा सा ठीक है। पटाखे हैं, पिछले बार की तरह बड़े पटाखे नहीं है, लेकिन हाँ बच्चों के लिए इस बार छोटे पटाखे बाजार में आए हैं। कितने का है ये? 200 रुपए का भाई। तो इस पर बैन नहीं है? इस पर बैन नहीं है? बैन है भाई। कैसे बेच रहे हो ये? भाई बस ये 4-5 डिब्बे बचे हमारे पास। बैन के बाद ले आए बाजार में बेचने के? हाँ जी। रोका नहीं पुलिस ने? है, रोकते हैं भाई, रोका टोकी है। मारते हैं। और क्या, फिर भी बेच रहे हो? बेचना पड़ता है। कितने का है डब्बा? ये 200 रुपए का। अच्छा, और क्या क्या है? अनार भी है? नहीं, अनार नहीं। ये क्या है? ये बीड़ी बम है। उसको पता है कि इस पर छुरछुरी है और इस पटाखे पर बैन है, लेकिन अब देखिए कुछ इक्का दुक्का लोग हैं। अच्छा, ये बच्चे के लिए ले जा रही हैं?
भैया। बता तो रहा इस पर मैं जला लूंगी। खुद जलाएंगे तो कह रहा जलाने वाले को थोड़ी ना पकड़ेंगे, बेचने वाले को पकड़ेंगे ना। बेचने वाले दुकानदारों के भी अपनी दलीलें हैं। कारोबार है छोटा जो थोड़ा बहुत है बिक जा रहा है। लोग भी हैं कि त्योहारों पर ही पटाखे बैन क्यों चाहिए। तो दिक्कत यह है कि पटाखा बेचने वालों को पता तक नहीं है कि दिल्ली में पटाखा बैन है। यही वजह है कि हर बाजार में पटाखों की भरमार है। कितने का पटाखे? पटाखे कितने के हैं ये? क्या है ये क्या है? ये शादी ब्याह वाला है, अनार है ये। मतलब अनार है, पटाखा कोई नहीं है यहाँ। अच्छा, ये शादी ब्याह वाला है तो ये दिवाली में नहीं ले जा सकते? ये कोल्ड होता है, ठंडा अनार होता है शादी। अच्छा, कैसे जलता है ये? कोल्ड होता है। हाँ, सेल से टच करोगे ये चालू हो जाएगा। अच्छा, तो इसमें धुआं नहीं निकलता? धुआं कुछ नहीं होता इसमें, इसमें चलते हैं। अच्छा, इसमें अलग चलता है। ये क्या है? अच्छा, ये भी पॉपअप वाले पटाखे नहीं है ये। अनार वनार कहाँ है? कुछ नहीं है, अनार वनार ठीक है। पटाखों के नाम पर दूसरी दुकान जहाँ हम आए हैं ये दिख रहा है गन, दरअसल इस तरह के कैनन में इस्तेमाल होता है। इसमें आप अच्छा, ये शादी ब्याह के लिए भी बिक रहा है? जो स्पार्कल अभी नहीं, दिवाली में नहीं बजा सकते? बजा सकते हैं दिवाली में, और अब क्या कुछ ना कुछ तो रखेंगे ही। और ये क्या है? ये सब यही है। अच्छा, क्या चाहिए मुझे बोलो। अनार वनार है कुछ? अनार छोटी अनार छोटी। ये कौन सा अनार? ये तो ये कौन सा वाला है? ये हवा वाला है, फट जाएगा ये हवा में जाके। और क्या क्या है? ये कौन सा अनार है? तो पटाखे पे बैन नहीं है? पटाखा वाला नहीं है, ये वो है मशीन वाला। और ये मशीन वाला तो नहीं है, ये तो जलाने वाला है। हैं? और क्या क्या है? अच्छा, ये बंदूक वाला। और इसमें क्या है? और ये क्या है? ये भी मारने वाला है। जला के फेंकने वाला ना, जला के फेंकने वाला है। ठीक है, ठीक है। हाँ जी, क्या क्या बेच रहे हो पटाखे में? पटाखे नहीं है, खाली बंदूक है। तो दिल्ली 6 जो कि सबसे पुराना बाजार है दिल्ली का, बहुत ज्यादा पटाखे ऐसे नहीं दिखाई दिए खुले बाजार में। इक्का दुक्का जरूर दिखे हैं। बड़े पटाखों की जगह छोटे पटाखों ने ले ली है। कहीं पर धुआं करने वाले कुछ पटाखे चोरी छुपे बिकते दिखाई दिए लोग, और तो वो थोड़ा सा कॉन्शियस हो गए, डर कर भागने लगे। लेकिन हाँ, खुले बाजार में, सदर बाजार जो कि सबसे बड़ा बाजार है, यहाँ पर पटाखे फिलहाल हमें बिकते दिखाई नहीं दिए। अब देखना ये होगा कि बैन में अगर खुले बाजार में नहीं बिक रहा है तो दिवाली की रात जो धुआं होता है, वो जो पटाखे जलते हैं, वो आते कहाँ से हैं। दिल्ली 6 से मैं आशुतोष मिश्रा, आज तक। तो विधानसभा चुनाव को लेकर पटना में एनडीए की जब बैठक चल रही थी, सीएम आवास के बाहर पुतला फूंका जा रहा था, वहां पर हंगामा था। तो अंदर बैठक और बाहर यह हंगामा आप देख सकते हैं। नीतीश कुमार की अगुवाई में ये बैठक हो रही थी। कड़ी सुरक्षा के बावजूद यह हंगामा हुआ है। तो ये बड़ी चूक का मामला है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के आवास पर एनडीए की बैठक के दौरान एक व्यक्ति सीएम आवास के बाहर पुतले में आग लगाता हुआ दिखाई दिया, और आग लगने के साथ ही वो शख्स पटना पुलिस हाय हाय के नारे भी लगाने लगा। मुर्दाबाद पटना पुलिस, मुर्दाबाद पटना पुलिस।